नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 17 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो है राम अल्लाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है अभी तो इसी से संबंधित इस लोकेशन को डिस्कस करेंगे। राम अल्लाह मेनली जो है वो वेस्ट बैंक में है, ठीक है। तो फिलिस्तीन का जो एरिया है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा हो, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये लगातार अभी न्यूज में है। जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वैश्विक पूर्णतः परिदृश्य को बदल दिया है। बहुत से कंट्री जो अरबियन कंट्री हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से यूरोपियन कंट्री जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लोकेशन जो है वो आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसे डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीर्घकालिक जोखिमों का सामना करना, इससे संबंधित यह आर्टिकल एडिटोरियल में है कि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे संबंधित आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो गोपनीयता का हो, ठीक है। उसके बाद जॉब्स, बहुत से जॉब्स जो हैं, जो मल्टीटास्किंग जॉब्स हैं, वो एआई के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा इनकम है वो भी सेफ नहीं है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद जो हमारा सैन्य शक्ति है, ठीक है, उसको भी अगर एआई से संबंधित कर दिया जाए, एआई नियंत्रित कर दिया जाए, तो इसमें भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में किसी भी इंडिविजुअल का एआई का उपयोग करके उसका एक अलग चेहरा बना दिया जाता है, अलग आवाज बना दिया जाता है, तो इससे उसका स्वायत्ता का हनन हो रहा है। तो इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है वो बेंगलोर की अपशिष्ट प्रबंधन योजना को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इससे क्या सीखने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में बेंगलोर सरकार ने क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने, कि जो बेंगलोर सिटी है उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 100 एकड़ लैंड को फाइंड किया गया है, जहां पे लैंड फिलिंग मतलब कि सॉलिड वेस्ट जो है उसको लैंड फिल किया जा रहा है। उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और मेनली जो इसका प्रॉब्लम है वो गंध है, स्मेल। तो स्मेल को कैसे समाप्त किया जाए। स्मेल जो आता है वो मेनली आता है, जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसमें मॉइस्चर होते हैं, नमी होते हैं, नमी के कारण ही गंध आता है। तो उसको समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं कर्नाटक सरकार द्वारा, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसे अनेक राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा अपनाने की आवश्यकता है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो पैलिएटिव केयर है, मतलब कि प्रशामक देखभाल, वो जीवन सीमित करने वाली बीमारियों, जो अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों में जो लोग होते हैं, जो इससे ग्रसित होते हैं, उनके लिए वित्तीय संकट को कम करने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे कि पैलिएटिव केयर जो होता है वो क्या है, ठीक है। मेनली इसे कहा जाता है, पैलिएटिव केयर चिकित्सा की वह शाखा है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और हृदय से संबंधित जो विफलता होता है, चाहे वो उसका हार्ट रेट वो तेज हो या धीमे हो जाए, तो उसको भी निरंतर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद गुर्दे की विफलता, कुछ तंत्रिका संबंधित बीमारियां, कैंसर आदि जैसे जीवन सीमित मतलब कि जो जीवन को समाप्त करने वाली बीमारियां हैं, उस पर लोगों की पीड़ा को रोकने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए इस तरह का पैलिएटिव केयर किया जाता है। इसी को प्रशामक देखभाल कहा जाता है। तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या नीतियां हैं और इससे किस तरह के फायदे हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो रामल्ला है। ये रामल्ला जो है वो फिलिस्तीन का पार्ट है। यहाँ पे कहा जाता है कि रामल्ला जो है वो वेस्ट बैंक के मध्य में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है। यह यरूशलेम के उत्तर में 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि यहाँ पे अगर यरूशलेम है तो उसके उत्तर में 10 किलोमीटर की दूरी मात्र पे है और समुद्र तल से 880 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। यह अल बिरेह से सटा हुआ है। वर्तमान में यह शहर जो है वो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण, ठीक है, की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है रामल्ला। ऐतिहासिक रूप से यह एक अरब ईसाई शहर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अरबियों का भी अपना मान्यता है और ईसाइयों का भी अपना मान्यता है। इसलिए मैं बताया भी था, यरूशलेम जो है वो 3 रिलीजन से संबंधित रखता है, ठीक है। एक मुस्लिम हो गया और एक ईसाई क्रिश्चियन हो गया और जूइश हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र, इसलिए ही यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो आगे कहा जाता है 6000
20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है ये रामल्ला। फिलिस्तीनी राज्य का एक कानूनी संप्रभु राज्य है जो पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के क्षेत्र भी शामिल है। इसको भी हम लोग अभी मैप में देखेंगे, जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं हम लोग। तटीय तराई जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के सामने है। ये माउंटेन याद रखिएगा, माउंट नबी यूनिस, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इसका उच्चतम बिंदु है वेस्ट बैंक का क्षेत्र का, जो 3379 फीट मतलब कि 1030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे निचला बिंदु जो है वो डेड सी में -412 मीटर या -1352 फीट। अब ये ध्यान से देखिएगा कि 15 नवंबर 1988 को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद ने इजराइल राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो उसकी स्वतंत्रता कब हुई थी? 15 नवंबर 1988 को। तो इसको मैप में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, यहाँ में रामल्ला है, इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप, ये दोनों क्षेत्र जो है, जो रंगीन है, ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है और यहाँ पे इजराइल है जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये हर एक तरफ से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कल का वीडियो में अच्छे से उसमें फिगर बताया था कि कहाँ पे इजराइल के मिलिट्री है वो चारों तरफ से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और कहाँ से हमास के लोग हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक और फिगर में देख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, ये याद रखिए गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पे डेड सी है, जॉर्डन रिवर, रिवर्स और लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक तिबेरियास यहाँ पे मेडिटेरेनियन से इंपॉर्टेंस रखता है, इसी के लिए तो ये ध्यान रखिएगा कि फिलिस्तीन जो है वो गाजा स्ट्रिप के रूप में मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है। उसके बाद इजराइल जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, लेबनान कनेक्ट होता है, ठीक है। तो लेक ऑफ टिबेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, यरूशलेम याद रखिएगा। यरूशलेम अभी वर्तमान समय में जो हाल के समय में यूएसए जो है इसको मान्यता दे दिया था इजराइल को, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इसमें कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीर्घकालिक जोखिम का सामना कर रहा है। मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अगर हम प्रभुता दे रहे हैं हर एक क्षेत्र में, तो आने वाले समय में इसका दीर्घकालिक अनेक प्रकार की जोखिम से सामना करना पड़ सकता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म रिस्क, ठीक है। तो इसी में राइटर कहते हैं कि जोखिम एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली अवधारणा है जो सामाजिक मूल्यों, मतलब कि सोसाइटल वैल्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, मतलब कि जो सामाजिक मूल्यों, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक खोजों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। तो इस पे एक उदाहरण दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि डिजिटल युग से पहले, जब हमारा उस समय जब मोबाइल फोन नहीं था, डिजिटलीकरण नहीं हुआ था, तो उससे पहले के युग के बारे में बताते हैं राइटर कि किसी के व्यक्तिगत विवरण, मतलब कि किसी का भी जो व्यक्तिगत राइट था, इंडिविजुअल जो विवरण था, इंडिविजुअल जो डाटा था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होता था। किसी व्यक्तिगत विवरण को खुले तौर पर साझा करना अपेक्षाकृत रिस्क फ्री था, जोखिम मुक्त था। परंतु वर्तमान समय के डिजिटल युग में, साइबर हमलों और डेटा उल्लंघन के युग में वही कार्य खतरे से भरा हुआ है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, येट इन द एज ऑफ साइबर अटैक एंड डाटा ब्रीचेज द सेम एक्ट इज फ्रेट विद द डेंजर, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि वर्तमान समय में वही चीजें जो हमारा इंडिविजुअल डेटा है उसको अनेक प्रकार का रिस्क झेलना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिस्क है उसकी विकास के लिए एक धारणा बनाया गया है, जिसको यहाँ पे इनकलकेट किया गया है एक्स मशीना। इसके बारे में राइटर कहते हैं कि अ विविड सिनेमेटिक एग्जांपल ऑफ इवॉल्विंग परसेप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इन द फिल्म। इस फिल्म में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कौन सा रिस्क है और इसे कैसे सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में राइटर कहते हैं कि कहानी में एवा नाम की एक एआई बताई गई है। इस राइटर के द्वारा कहा है कि एआई नेम्ड एज एवा, ठीक है, जिसे शुरू में सिंथेटिक इंटेलिजेंस के चमत्कार के रूप में देखा जाता था। अपने मतलब कि जैसे शुरुआत में जब एआई आया तो उसको एक चमत्कार के रूप में दिखाया कि बहुत से कार्य जो है बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन अपने मानव रचनाओं को मात देने और हेर फेर करने की अपनी क्षमता को प्रकट करती है। बाद में क्या होता है कि एआई अपना, जैसे मैट्रिक्स जो मूवी है उसी तरह का मूवी है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं मशीन को और उसे ज्यादा से ज्यादा एडवांस करते हैं। बाद में क्या होता है कि ये मानव समुदाय को ही समाप्त कर देता है और एआई अपने आप को प्रभुत्व बना लेता है। उसमें इतना हम लोग सेल्फ इंटेलिजेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि जिसकी परिणति जो होती है
अप्रत्याशित खतरों में होती है। मतलब कि इसमें जो कहा जाता है कि रिवील्स हर पोटेंशियल टू आउटविट एंड मैनिपुलेट हर ह्यूमन क्रिएचर, ठीक है, यहाँ पे कुलमिनेटिंग इन फॉर्म्स इन हैजार्डस, यहाँ पे इसी बात की चर्चा की गई है कि अप्रत्याशित खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में एआई से, खासकर मानव समुदाय को। तो ऐसी कहानी इस बात का उदाहरण देती है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी की क्षमताएं स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे एआई की जोखिम के बारे में हमारी समझ कैसे काफी हद तक बदल सकती है। कि शुरुआत में हमें लगता था कि ये चमत्कार है, हमारे जीवन को और बेहतर आसान बना सकता है, लेकिन आने वाले समय में यह मानव के समुदाय के लिए एक खतरा भी बन सकता है। तो यह लघु और दीर्घकालिक जोखिम की पहचान करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल जो दिया गया है, सिनेमेटिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है तत्कालीन जोखिम अधिक मूर्त होते हैं, मतलब कि अभी जो वर्तमान समय में द इमीडिएट रिस्क माइट बी मोर टेंजिबल, मतलब हम वर्तमान समय से देख सकते हैं। जैसे जैसे यह सुनिश्चित करना कि एआई प्रणाली अपने दैनिक कार्यों में खराबी ना करें, मतलब कि सच एज इंश्योरिंग दैट एन एआई सिस्टम डज नॉट माल फंक्शन इन द डे टू डे टास्क, मतलब कि हम लोग अभी वर्तमान समय में इसे और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग अभी सामने में देख रहे हैं, मूर्त रूप से दिख रहा है कि डेली लाइफ में इसका जो उपयोग कर रहे हैं ये मान फंक्शन ना करे, इसमें खराबी ना हो। समाज में एआई की जो भूमिका है और मानवता पर इसके जो प्रभाव है, इसके बारे में व्यापक अस्तित्व संबंधित सवालों से दीर्घकालिक जोखिम से निपटा जा सकता है। तो यही बात कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म रिस्क माइट ग्रैप्ड विथ ब्रॉडर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन अबाउट एआईज रोल इन, मतलब कि इन सारी चीजों पे अगर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे तो आने वाले जो हमारे भविष्य के खतरे हैं एआई से संबंधित, उससे हम निपटने में सफल हो सकते हैं। दोनों प्रकार के जोखिम को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी, मतलब कि मल्टी डायमेंशन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान चुनौतियों को संभावित भविष्य के प्रभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए सक्षम बनाया जा सके भविष्य में, ठीक है। यहाँ पे यही बात कहा जाता है, एड्रेसिंग बोथ टाइप ऑफ रिस्क रिक्वायर्स अ मल्टीफेस्टेड अप्रोच weighing current challenges against potential future rectification, मतलब कि जो भविष्य में संबंधित समस्याएं चुनौतियां आने वाली है उससे भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है कि लंबी अवधि में खुद को प्रस्तुत करने वाले जोखिम जो है ये भी जोखिम है। तो ओवर द लॉन्ग टर्म, जो आने वाले दीर्घकाल के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है युवल नोआ हरारी ने एआई और जैव प्रौद्योगिकी के समामेलन, मतलब मिश्रण, यहाँ पे उसी को कहा जाता है कि अमलगमेशन, जिसको मिश्रण के बारे में कहा जाता है, जहां पे ये बात कर रहे हैं एआई प्लस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों को मिश्रित करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई, जिसमें मानवीय भावनाओं, विचारों और इच्छाओं में हेर फेर करके मानव अस्तित्व को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता पर भी प्रकाश डालते। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है, अगर एआई और बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग मिश्रित कर दे तो यहाँ पे कहा जाता है कि मैनिपुलेटिंग ह्यूमन इमोशंस, थॉट एंड डिजायर्स, तो ये सारी चीजें अगर मिला देंगे तो ये वो मानवीय भावना और विचारों और इच्छाओं को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के हालिया बयान में कहा गया है कि 350 से अधिक एआई पेशेवरों ने एआई तकनीक से उत्पन्न संबंधित जोखिमों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि 350 से अधिक एआई प्रोफेशनल्स जो हैं इस बात को ध्यान दे रहे हैं, जो वॉइस्ड देयर कंसर्न ओवर द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय एआई टेक्नोलॉजी। तो एआई टेक्नोलॉजी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, वो 350 एआई प्रोफेशनल ये बातें कह चुके हैं। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि किसी को भविष्य के अधिक विकसित एआई सिस्टम के मध्यवर्ती और अस्तित्वगत जोखिम, मतलब कि इंटरमीडिएट एंड एग्जिस्टेंशियल रिस्क ऑफ मोर इवॉल्व्ड एआई सिस्टम फॉर द फ्यूचर। तो इसको आगे राइटर कहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए यदि यहाँ पे जैसे कि एआई हम पूरे विस्तृत रूप में अगर हम उपयोग करते हैं एआई से, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद वाटर के नियंत्रण हो गया, उसके बाद गैस जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर नियंत्रण एआई के द्वारा होगा तो यहाँ पे
मैनिपुलेशन भी आसान हो सकता है, जिससे वर्ल्ड वार संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी के बारे में राइटर कहते हैं कि उदाहरण के लिए यदि पानी और बिजली जैसी आवश्यक बुनियादी संरचना तेजी से एआई पर निर्भर हो जाती है, तो ऐसे एआई सिस्टम में कोई भी खराबी या हेरफेर इन महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित कर सकता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे एआई सिस्टम में कोई भी खराबी और हेरफेर से ये सेवाएं बाधित हो जाएगा, जिससे संभावित रूप से सामाजिक कार्य और सामाजिक कल्याण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं कि इसी तरह हालांकि असंभव प्रतीत होता एक रनवे एआई का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में राइटर कहते हैं कि अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि जल वितरण जैसी महत्वपूर्ण प्रणाली में हेरफेर या जल आपूर्ति में रासायनिक संतुलन में परिवर्तन। तो रनवे एआई याद रखेगा कि रासायनिक केमिकल चेंज इन वाटर और बहुत सी चीजों में जो एआई कंट्रोलेबल होगा, ठीक है, तो उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक जो बैलेंस है, केमिकल बैलेंस है, उसको परिवर्तित किया जाता है, जो ऐसी संभावनाओं के दूर दिखाई देने पर भी विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। तो यही बात कहा जाता है कि रनवे एआई कुड कॉज मोर हार्म सच एज द मैनिपुलेशन ऑफ क्रूशियल सिस्टम सच एज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और द अल्टरेशन ऑफ केमिकल बैलेंस इन वाटर सप्लाई विच में कॉज कैटास्ट्रोफिक रिपरक्यूशन। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है कि जो एक विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। आगे राइटर कहते हैं यहाँ पे कि मानव स्तरीय एआई का विकास, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लेवल एआई दैट इज कैपेबल ऑफ आउट परफॉर्मिंग, मतलब कि मानव स्तरीय एआई का विकास जो है, जो मानव संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है, तो इसे ही कहते हैं ह्यूमन लेवल एआई। ठीक है, ऐसे एआई जो होते हैं वो तेजी से आत्म सुधार से गुजार सकते हैं। तो ऐसे एआई जो होते हैं, सच एआईज माइट अंडरगो रैपिड सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो ये सारे जो ह्यूमन लेवल एआई जो होते हैं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट को रैपिडली रूप से, मतलब कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं आत्म सुधार को, जिसकी परिणति एक सुपर इंटेलिजेंस में होगी जो मानव बुद्धि से कहीं आगे होगी। तो यही बातें कहा जाता है, जो हम लोग ह्यूमन लेवल एआई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सेल्फ इंप्रूव करने में भी सक्षम होगा, और ये जो होगा, इसका आगे का टारगेट जो होगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा होगा। तो इसका द पोटेंशियल ऑफ दिस सुपर इंटेलिजेंस एक्टिंग ऑन मिसअलाइंड करप्टेड, और तो यही बातें कहा जाता है कि इसे करप्ट भी किया जा सकता है, उसके बाद मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और ये अपने गोल से भी भटक सकता है। तो आगे कहा जाता है कि गलत संरेखा, भ्रष्ट या दुर्भावपूर्ण लक्ष्यों पर कार्य करने वाली इस सुपर इंटेलिजेंस की गंभीरता की क्षमता गंभीर परिदृश्य प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, तो यही चुनौतियां जो है वो एआई से संबंधित है। तो चुनौतियां जो है एआई की, उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ता है, जैसे कि बाजार के दबाव से प्रभावित एआई उन्नति की। यहाँ पे कहा जाता है कि जो मार्केट का डिमांड है एआई से संबंधित टेक्नोलॉजी का, तो उसके कारण भी बहुत से एआई जो है वो अपने मानदंड मेजर्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आगे कहा जाता है कि बाजार के दबाव से प्रेरित एआई उन्नति की तीव्र गति, इसी कारण एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा तेजी से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, अक्सर सुरक्षा विचारों पर ग्रहण करती है, जिससे कि अनियंत्रित एआई विकास के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कहा जाता है अबाउट अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट। ठीक है, जो सरकार के मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है एआई टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए। आगे यहाँ पे कहा जाता है एआई विनियमन के लिए एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण की कमी है। तो यही बातें यहाँ पे राइटर कहते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, वो लिखते जाइएगा। ठीक है, द वर्ल्ड does not have a unified approach. The lack of a unified global approach to AI regulation can be detrimental to the foundational objective of AI governance. तो इसी बात का कहा जा रहा है कि विश्व का कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है एआई के विनियमन के लिए। तो एआई विनियमन के लिए एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण की कमी एआई शासन के मूलभूत उद्देश्य को उजागर करता है, जैसे एआई प्रौद्योगिकी दो दीर्घकालिक सुरक्षा और नैतिक तैनाती। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सेफ्टी और इथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। तो यही चीजों पे जोर देने की आवश्यकता है कि वर्ल्ड को एकजुट होने की, जो भी महत्वपूर्ण देश है, सभी देश एकजुट हों, एकीकृत हों और एआई के विनियमन के लिए एक
कठोर कानून की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग अपना लॉन्ग टर्म सेफ्टी को इंश्योर कर सके और एथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई को इंश्योर कर सके। ठीक है, तो एआई प्रौद्योगिकी की दीर्घकालिक सुरक्षा और नैतिक तैनाती सुनिश्चित करने के लिए भी इसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसी को आगे कहा जाता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स से पता चला है कि मात्र 127 देश जो हैं वो एआई से संबंधित कानून बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसमें से मात्र 37 देश ही हैं जो कानून पारित किए, जिसमें कि कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध नियामकों में से तो जिसमें सबसे प्रमुख जो माना गया है वो यूरोपियन यूनियन माना गया है, जो एआई एक्ट बनाया है। ठीक है, एआई के रेगुलेशन के लिए। तो यह एआई तैनाती के क्षेत्र में जोखिम की गंभीरता को जोड़ते हुए जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, मतलब कि रिस्क बेस्ड अप्रोच। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में एआई अनुप्रयोग पर विचार करते समय यह समझ में आता है जो गहन जांच की मांग की गई। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि एआई के रेगुलेशन संबंधित पॉलिसी बनाने से पहले इसके गहन जांच की आवश्यकता है, जैसा यूरोपियन यूनियन ने किया है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है हालांकि जोखिम को केवल तैनाती क्षेत्र मतलब जो डिप्लॉयड एरिया होता है जहां पे एआई का उपयोग किया जा रहा है तक सीमित करना एक, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो डिप्लॉयड एरिया है वहीं तक सिर्फ सीमित करना एआई के पॉलिसीज को एक अति सरलीकृत रणनीति मतलब कि ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी है। मतलब कहा जाता है ये एक लापरवाही है कि हम सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ डिप्लॉयड एरिया तक ही एआई के पॉलिसी को सीमित रखा जाए। मतलब इसका प्रभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड एरिया में ही संबंधित नहीं होगा और भी इसके दुष्परिणाम अनेक क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ऐसा एक पॉलिसी बनाया जाए जो पूरे सिनारियो को हर एक क्षेत्र पे लागू कर सके कि एआई का जो मेजर्स है एआई के रेगुलेशंस के लिए वो एक बेहतर ढंग से बनाया जाए। इसलिए जबकि क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण मूल्यवान है, व्यापक और प्रभावी विनियमन और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एआई जोखिम का अधिक समय दृष्टिकोण आवश्यक है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है कि देयरफॉर व्हाइल द एरिया स्पेसिफिक अप्रोच इज वैल्यूएबल। ठीक है, जहां डिप्लॉय हुआ है वहां पे तो एआई का पॉलिसी एरिया स्पेसिफिक जो है वो वैल्यूएबल है, लेकिन अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ एआई रिस्क इज नेसेसरी टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। तो ये चीजें क्लियर कही जाती है कि एआई के रेगुलेशन पॉलिसीज के लिए क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है और जो जो देश इस पर लागू किए हैं उससे क्या क्या सीखने की आवश्यकता है। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सहयोग और एकजुट कार्रवाई का स्पष्ट अभाव है। ठीक है, यही बातें हम लोग पहले भी देख चुके हैं और इसलिए एआई से जुड़े जो दीर्घकालिक जोखिम को कम नहीं किया जा सकता। यदि यहाँ पे चीन की बात की जा रही है, ठीक है, चाइना हमेशा से ये अपोजिट अप्रोच अपनाता है। यदि चीन जैसा कोई भी देश एआई का नियम नहीं बनाता है जबकि अन्य ऐसा करते हैं, तो जो देश एआई से संबंधित कोई नियम नहीं बनाता है वो बिना किसी मेजर्स के किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित टेक्नोलॉजी को बना सकता है। लेकिन वहीं जो विश्व के अनेक बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो अगर एआई से संबंधित रेगुलेशन बना लेते हैं तो वो अपना डेवलपमेंट एक मेजर के अनुसार करेंगे। तो उससे होगा क्या, जो एआई से संबंधित टेक्नोलॉजी हो वो चाइना में ज्यादा डेवलप हो जाए क्योंकि इसके पास कोई मेजर नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो वैश्विक स्तर पे एआई के टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो यही बातें यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यदि चीन जैसा कोई देश एआई का नियम नहीं बनाता है जबकि अन्य ऐसा बना लेते हैं एआई से संबंधित नियम, तो उसे एआई प्रगति और तैनाती के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होने की संभावना है। तो चाइना डज नॉट इनैक्ट regulations on AI while other do, it would likely a gain of competitive edge in term of AI advancement। यही बातें मैं भी बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि इस अनियमित प्रगति से एआई सिस्टम का विकास हो सकता है जो वैश्विक नैतिक मानकों के साथ गलत तरीके से रेखांकित हो सकता है, जिससे कि ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, इथिकल स्टैंडर्ड जो है वो खतरे में आ जाएगा, जिससे कि अप्रत्याशित और संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिणामों का खतरा पैदा हो सकता है। यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। दिस कुड रिजल्ट इन डिस्टेबलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल
जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है वो धूमिल हो सकते हैं, उसके बाद जो सुरक्षा है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए वैश्विक स्तर पे एक मानक बनाया जाए जिससे कि एआई का विनियमन सुनिश्चित किया जा सके। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इस प्रकार जो कठोर एआई सुरक्षा प्रोटोकॉल में शामिल देशों को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर चाइना कोई भी नियम नहीं बनाता है तो वो तो किसी तरह का टेक्नोलॉजी बना सकता है, और अगर बहुत से देश जो अपना एक ग्रुप बनाकर एआई से संबंधित एक निश्चित कठोर रेगुलेशन पॉलिसी बना लेते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो एक निश्चित मेजर के अनुसार ही एआई टेक्नोलॉजी बनाएगा, जिससे कि जो हमारा इथिकल वैल्यू है वो सुनिश्चित रहे। इससे निचले स्तर की दौड़ को बढ़ावा मिलेगा, जहां तेजी से विकास और तैनाती के पक्ष में सुरक्षा और नैतिक विचारों की उपेक्षा की जाती है। तो यही बातें यहाँ पे की जा रही है। यह असमान खेल का मैदान अनजाने में अन्य देशों को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपने नियामक ढांचों को ढीला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है, चाइना अगर ऐसा करता है तो अनेक देश उससे प्रेरित होकर फिर वैश्विक स्तर का जो रेगुलेशन पॉलिसी उसे मानने से मना कर सकते हैं, और इससे जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, समीकरण है खास के एआई से संबंधित, वो पूर्णतः बिगड़ सकता है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो खराब हो सकता है, धूमिल हो सकता है, यहाँ पे अशांति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया जा सकता है, और भी बहुत सी चीजों के, लगभग चीजों को जो कंट्रोल होती है एआई टेक्नोलॉजी से, सभी को कंप्रोमाइज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जाता है कि द डेंजर ऑफ मिलिट्री, तो मिलिट्री से संबंधित भी खतरा है एआई से। ठीक है, तो जैसे कि बहुत से मिलिट्री अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एआई को मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ देश, चाइना जैसे देश, अगर एआई का कोई पैरामीटर बनाए बिना एआई से संबंधित टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उससे किसी भी देश का सैन्य संप्रभुता भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आगे इसी बात पे राइटर कहते हैं कि इसके अलावा युद्ध के साथ प्रौद्योगिकी का संगम जो है वो दीर्घकालिक जोखिम को बढ़ावा देता है। यहाँ पे कहा जाता है कि द कन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी विथ वारफेयर एम्पलीफाइड लॉन्ग टर्म रिस्क एड्रेसिंग द perils of military AI is crucial। ठीक है, तो यही बातें कहा जाता है कि जो सैन्य से संबंधित एआई है वो खतरे को संबोधित कर सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ऐसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के लिए परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि जैसी संधियां बनाई है। उसी तरह का संधि बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार को रोका जा सके, उसी तरह से एआई का जो टेक्नोलॉजी है वो मैनिपुलेशन के लिए रोका जा सके, जो दर्शाता है कि युद्ध में एआई के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित करना जरूरी लेकिन प्राप्य लक्ष्य है। तो यहाँ पे यही बात राइटर कहते हैं, स्टेबलाइजिंग ग्लोबल नॉर्म्स फॉर एआई इन वारफेयर, मतलब कि युद्ध के समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि युद्ध के समय के लिए एआई से संबंधित मानदंड एक वैश्विक स्तर पर बनाने की आवश्यकता है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन जैसी संधियां जो है वो खतरनाक प्रौद्योगिकी को प्रतिबंधित करने में अंतरराष्ट्रीय समझौते का एक और उदाहरण है। तो जैसे केमिकल वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार के लिए, तो ये सारी जैसी संबंधित हम लोग समझौता बना चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह का एक एआई से संबंधित एक कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि राष्ट्रों को यह रेखांकित करना चाहिए कि एआई की जो तैनाती है कहाँ अस्वीकार्य है। ठीक है, वेयर एआई डिप्लॉयमेंट इज अनएक्सेप्टेबल एंड इनफोर्स क्लियर नॉर्म फॉर इट्स रूल। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कहा जाता है, और युद्ध में इसकी भूमिका के लिए स्पष्ट मानदंड लागू करने चाहिए। एआई जोखिम के इस निरंतर विकास हो रहे परिदृश्य में दुनिया को यह याद रखना चाहिए कि हमारी आज की पसंद कल उस दुनिया को आकार देगी जो हमें विरासत में मिलेगी। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा लाइन है, द वर्ल्ड मस्ट रिमेंबर दैट आवर चॉइस टुडे विल शेप द वर्ल्ड वी इनहेरिट टुमारो। ठीक है, ये था पूरा का पूरा, जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट थे एआई से संबंधित, इसे आप एक जगह लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे नोट्स बना चुका हूँ। ठीक है, जो ये चीज़ें मैं बताया एक एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो बेंगलोर की अपशिष्ट प्रबंधन योजना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरह से बेंगलोर में बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी में राइटर कहते हैं कि कर्नाटक सरकार बेंगलोर में संचालित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने पे विचार कर रहा है। मतलब कि अगर बेंगलोर सिटी ये है तो उसे
उसके सराउंडिंग्स में जो रूरल एरिया है वहां पे स्थानांतरित करने के लिए, जिससे कि सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस किया जा सके, की योजना बनाई है। तो यहाँ पे कहा जाता है अधिकारियों को शहर से विभिन्न दिशाओं में, जैसे इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया, विभिन्न दिशाओं में विशेषकर बेंगलोर के ग्रामीण और रामनगर जिलों में 100 एकड़ तक फैले भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया है वहां के सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा। और कहा गया हालांकि इस पहचान को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या है, तो यहाँ पे इसी का सामना करना पड़ सकता है, मुख्य रूप से स्थानों के आसपास जो गांव है। और वहां पे अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट का प्रोसेसिंग करेंगे तो अनेक प्रकार के हानिकारक गैस और जो कंटामिनेशन वाटर में अनेक प्रकार के केमिकल्स होंगे, तो इससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है वहां के गांव वालों को। ठीक, जैसे ये देख सकते हैं इस फिगर में बताया गया है कि किस तरह से जो कर्नाटका सरकार है लैंड फिलिंग सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग के लिए। तो ये है लैंड फिलिंग। ठीक है, इस तरह से सॉलिड वेस्ट को इसमें डाला जाता है और एक ऊपर से कैप कवर किया जाता है। ठीक है, और ये ग्राउंड वाटर को भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये इससे बहुत दूर रहता है। यहाँ पे एक इनर लाइन होता है और बीच में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसे कहते हैं लीचेट कलेक्शन एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये एक फिगर बहुत ही आपको ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा जाता है जो लैंड फिलिंग किया जाता है सॉलिड वेस्ट का, खासकर वो ग्राउंड वाटर को बचाया जाता है उससे। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि वर्तमान समय में शहर लगभग 5000 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न करता है, जिसके अगले 4 या 5 वर्षों में ये 6000 टन प्रतिदिन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो बेंगलोर में मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता जो है वो लगभग 2000 टन, 5000 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है मात्र, लेकिन प्रोसेसिंग जो होता है बेंगलोर में वो मात्र 2000 टन प्रतिदिन होता है, जिसमें छोटे पैमाने पर विकेंद्रीकृत वार्ड स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है, जिसमें लगभग 3000 टन प्रतिदिन कचरा बिना प्रसंस्करण के लैंड फिलिंग खदानों में निपटाए जाते हैं। यही लैंड फिलिंग है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रोसेस मात्र 5000 में 2000 होता है और जो बाकी बचा हुआ सॉलिड वेस्ट होता है उसको लैंड फिलिंग के द्वारा इसमें जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा और आने वाले समय में ये 6000 भी हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि सरकार को अपने जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग है उसको, उसके संयंत्रों को, उसके इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके मशीनरीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा जो लैंड फिलिंग है स्टोरेज वो कम हो सके। तो क्षमता की इस कमी के कारण ही बेंगलोर ने शहर के बाहर 4 अतिरिक्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए स्थानों की पहचान करने का निर्णय लिया है। मौजूदा सुविधाओं ने कैसा प्रदर्शन किया? तो अनेक प्रकार जो अभी 2000 का जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है, 2000 टन जो वेस्ट है, तो वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी के बारे में राइटर कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से बृहद बेंगलोर महानगर पालिका बीबीएमपी भी कहा जाता है द्वारा स्थापित अधिकांश अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थानों जैसे कि कुडलू, बबलीपुर, तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां पे खाद बनाने की सुविधाओं को इन संयंत्रों के अकुशल संचालन के कारण बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है इन क्षेत्रों में जहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है सॉलिड वेस्ट के लिए। तो वास्तव में जो संयंत्रों को लगातार उनकी डिजाइन की गई क्षमता से अधिक, तो यही बात कहा जाता है कि जहाँ पे मात्र 2000 टन प्रतिदिन प्रोसेसिंग होता है, वहां पे अगर 4000 टन उपयोग करने आ जाएगा तो वहां पे मशीनरी पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि जो उसकी डिजाइन की गई क्षमता से अधिक अपशिष्ट प्राप्त हुए हैं, जैसे वहां पे प्रतिदिन 5000 टन प्राप्त हो रहे हैं और प्रोसेसिंग मात्र 2000 ही हो रहा है और वे 50% से कम दक्षता पर संचालित हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में सामग्री की इस अतिरिक्त मात्रा के परिणाम स्वरूप रिसाव और गंध की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों का वातावरण और आजीविका भी प्रभावित हो रहा है। आगे यहाँ पे कहा जाता है कि मौजूदा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न मुद्दों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रणालियों के संयोजन के माध्यम से शहर की, इस आर्टिकल में मिली देखना है हमें कि सॉलिड वेस्ट का जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। और बड़े बड़े शहरों लगभग जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सारे क्षेत्रों में यही सेम समस्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसे आप
एनालाइज कर सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है बड़े बड़े शहरों में। अगर जो सॉलिड वेस्ट है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतर पॉइंट्स मिल सकें, और सॉलिड वेस्ट जो है लगभग हर एक एग्जाम में पेपर 3 में पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। कहा जाता है राइटर के द्वारा कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रणालियों के संयोजन के माध्यम से शहर की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता जो है, मतलब कि एक सेंट्रली गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर मिला दे अपने प्रोसेसिंग यूनिट को, तब जाकर 6000 टीपीडी मतलब कि टन प्रतिदिन को संभालने के लिए बढ़ाई जाए। इस विस्तार से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी सुविधा को उसकी डिजाइन की गई क्षमता से अधिक कचरा न मिले, ठीक है। तो क्षमता बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके कि अपशिष्ट वितरण कभी भी डिजाइन क्षमता से अधिक न हो, जिससे कि लीचेट अभी हम लोग फिगर में देखे थे, जो बीच में लैंड फिलिंग जहाँ पे फिल होते हैं सॉलिड वेस्ट उसके साइड साइड में होते हैं, तो यहाँ लीचेट और गंध के मुद्दे को प्रभावी ढंग से कम करने में संभव हो सकता है, ठीक है, सक्षम हो सकते हैं। तो नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में आदर्श रूप से 1000 टीपीडी प्रत्येक को संसाधित करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर में अगर उत्पन्न होता है सभी 6000 टीपीडी कचरे को संसाधित किया जाए, मतलब कि प्रोसेस किया जा सके। तो यहाँ पे कहा जाता है जो ताजा कचरा से खाद बनाना होना चाहिए, जो बेंगलोर की मौसमी स्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। तो यही सारे जो नवीनीकृत विकल्प हैं, इसे हमें आंसर के लिए ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो ताजा कचरा है उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं खाद बनाने के लिए, या फिर रोड बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा कचरा का उपयोग कर सकते हैं। फिर लगभग 60% कचरा जो है वो बायोडिग्रेडेबल गीला कचरा है, और लगभग 25% जो सूखा कचरा है वो प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण, ठीक है, रिसाइकल के लिए उपयोग सामग्री सहित है, और शेष 15% में गाद और पत्थर जैसी निष्क्रिय सामग्री होती है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, 60% जो है वो कचरा बायोडिग्रेडेबल है, 25% जो है वो सूखा कचरा प्लास्टिक और अन्य रिसाइकलेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद शेष 15% जो होते हैं वो गाद और पत्थर जैसे निष्क्रिय सामग्री होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रत्येक सुविधा को यहाँ पे 600 टीपीडी कंपोस्टिंग सुविधा, 250 टीपीडी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा मतलब कि सूखे कचरे का प्रबंधन करने के लिए, और निष्क्रिय अंश जो अभी हम लोग 15% देखें कि निपटने के लिए 150 टीपीडी वैज्ञानिक लैंड फिलिंग को। तो ये तो सही है कि जो पत्थर और गाद है इसे हम लोग लैंड में लैंड फिल कर सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 150 टीपीडी वैज्ञानिक लैंड फिलिंग को शामिल करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि 600 टीपीडी जो है वो प्रोसेस करने के लिए, 250 जो होते हैं वो रिसाइकल करने के लिए, और 150 टीपीडी जो है वो लैंड फिल करने के लिए उपयोग होने चाहिए। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं जो गंध और लीचेट संबंधित चिंताओं का सामना, अगर लीचेट सही से नहीं होगा ना, जो लैंड फिलिंग होता है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देगा ग्राउंड वाटर में, जो हम लोग शुरुआत में यहाँ पे फिगर में देखे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सही से बाउंड्री नहीं होगा तो ये अफेक्ट करेगा और कंटामिनेट कर देगा ग्राउंड वाटर को, प्रदूषित कर देगा, जिससे कि अनेक प्रकार के जल से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। देखे थे बहुत बार मरकरी का अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ गया था तो बहुत से क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई थी। उसी तरह की समस्याओं से बचने के लिए इसे गंध और लीचेट संबंधित चिंताओं को समाधान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इन औद्योगिक प्लांट्स में लीचेट के उपचार के लिए तृतीयक स्तर की सुविधाएं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका उचित उपचार किया जाए, जिससे कि वे आंतरिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त हो सके। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में गंध का मुख्य कारण जो है वो खाद बनाते समय सामग्री में उच्च नमी, हाई मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसे प्रबंधित करने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को उत्खननकर्ताओं का उपयोग करके मैन्युअल रूप से चालू करने के बजाय उच्च क्षमता वाले लेन टर्नर या विंडरो टर्निंग उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ उपकरणों का भी उपयोग करने के लिए कहा जाता है मैनुअली रूप से, जैसे कि लेन टर्नर और विंडरो टर्निंग उपकरण, जिससे कि हम लोग गंध को कम कर सके, जो नमी है उसको समाप्त कर सकें। खाद बनाने वाली सामग्री को लगातार अंतराल पर पलटने से खाद बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और गंध भी कम हो सकता है। तो ये सारे प्रक्रिया को भी हम लोग याद रखें, क्योंकि सामग्री अच्छी तरह से
हवा में के कांटेक्ट में आएगी, जिससे कि वो जल्दी सूख जाएगा और नमी कम होगा तो गंध भी कम होगा। ठीक है, आगे कहा जाता है एक अन्य प्रमुख चिंता जो है वो भूमि अधिग्रहण, जहां पे जैसे कि मान लीजिए बेंगलोर सिटी है तो 100 एकड़ में या फिर अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है, तो वहां का जो भूमि अधिग्रहण है ये भी एक समस्या बना हुआ है। एक अन्य प्रमुख चिंता जो है वो भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव होने की संभावना भी है। जैसे कि जहां पर लैंड फिलिंग हो रहा है तो वहां का एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वहां का भूमि का गुणवत्ता भी खराब हो सकता है। ये देखते हुए कि नए संयंत्रों को शीघ्रता से स्थापित करना होगा, सरकार भूमि अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया से बचने के लिए पहले की तरह राज्य के स्वामित्व वाले खाली भूखंडों का विकल्प चुन सकती है। हालांकि खुले स्थल से अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन से स्थानीय इलाकों, वहां के जो स्थानीय इलाका है या फिर अगर खाली इलाका है वहां पे और बारिश का पानी एक जगह से दूसरे स्थान जा रहा है और वो एक सही ड्रेनेज सिस्टम है और वहां पे अगर हम लोग लैंड फिलिंग बना देते हैं तो ये सारी चीजें प्रभावित हो सकता है। तो यही बातें कहा जाता है कि स्थानीय इलाका और वर्षा जल प्रबंधन पे भी असर पड़ सकता है अगर हम लोग खुले स्थान पे अपशिष्ट प्रसंस्करण संबंधित कोई भी यूनिट बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को पहले पूरी तरह से भू तकनीकी जांच करानी आवश्यक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भू तकनीकी जांच। तो यार ध्यान देने में रखते हुए कहा जाता है कि ये संयंत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होंगे। सरकार को इन सुविधाओं के पास बसे गांवों को मुफ्त जैविक खाद की पेशकश करने के अलावा, मतलब कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाद दिया जाएगा। उसके अलावा खाद के प्राथमिक उपभोक्ताओं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, किसानों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, मतलब कि उसे मजदूर की तरह भी शामिल किया जाएगा जिससे कि उन्हें आय में वृद्धि हो। यह पहल किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को काफी कम करे। बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, तो ये हानिकारक रासायनिक जो फर्टिलाइजर है उससे बेहतर है, तो इसी पर निर्भरता को कम करेगा। और बायो जो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर जो है उस पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे कि उन्हें प्रति वर्ष लगभग 15,000 से 20,000 की बचत हो सकती है जो वे वर्तमान में उर्वरक खरीदने के लिए खर्च करते हैं। तो ये बातें भी कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगेंगे उससे ग्रामीणों को, किसानों को भी फायदा हो सकता है। तो वास्तव में बेंगलोर का तो ये सारा जो प्रोग्राम है ना, इसे और भी स्टेट्स को सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वास्तव में बेंगलोर का वास्तविक अपशिष्ट उत्पादन जो है लगभग 2.16 करोड़ टन, लगभग 32.4 लाख टन जैविक खाद पैदा कर सकता है, जो अंततः बेंगलोर ग्रामीण और रामनगर जिलों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से, संभवतः 50% तक की जगह ले सकता है। तो यही बातें मुख्य है कि जो कर्नाटक सरकार ने सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग के लिए जो जगह चुना है ग्रामीण क्षेत्र, उसके और भी उपयोग हो सकते हैं, उसके और भी लाभ हो सकते हैं, जैसे किसानों को हो सकते हैं, उनके आय भी मिल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन में जो खर्च होता है किसानों का वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की है। जो एसिडिटी है, अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जो हमारा मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। तो आगे कहा जाता है कि मौजूदा सुविधाओं का पुनर्उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो मौजूदा सुविधाएं जो है वो निवासियों के लिए चिंता का विषय रही है और उन्हें बंद करने की मांग का सामना करना पड़ा है। 2014 में 150 से 300 टन प्रतिदिन क्षमता की 7 कंपोस्टिंग सुविधाएं जो है स्थापित करने के लिए 450 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण सरकारी निवेश को देखते हुए इन गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में परिवर्तित करने का अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण होगा, ठीक है। तो ये गीले को सूखे में परिवर्तित करने के लिए भी बताया जा रहा है। ये परिवर्तित संयंत्र शहर में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक सूखे कचरे को लगभग 150 टीपीडी संभाल सकता है। तो वही 3 चीज जो हम लोग बांटे थे उस समय, ठीक है, एक सूखा हो गया, एक रिसाइकलेबल हो गया, ठीक है, एक भीगा हो गया और एक जो हो गया जो अलग 15% बच गया, पत्थर और गाद। तो इसको हमेशा बांटना सीखिएगा, ठीक है, जिससे कि बीबीएमपी के लिए परिवहन लागत 20% भी कम हो सकता है। यह दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि प्रस्तावित नए संयंत्र जो है वो 80 से 85% क्षमता पर काम कर सकते हैं, जो कि अधिक व्यवहारिक उपयोग दर है। तो ये सारी चीजें जो है क्या क्या फायदा हो सकता है अपशिष्टों के प्रबंधन से, ये सारी चीजें यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा सूखे कचरे को अलग करने की जो सुविधाएं होती है उससे निवासियों को समस्याएं होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वे
लीचेट या गंध पैदा नहीं करती है। तो यहाँ पे सूखे कचरा की बात की जा रही है जो गंध और लीचेट पैदा नहीं करती। वे प्रत्येक सुविधा में छटाई, बेलिंग, बैंगिंग और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए कम से कम 50 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है कि बेंगलोर की जो अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता है इसको किस रूप में हमें देखना चाहिए। तो नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने से विरोध आकर्षित होगा। ठीक है, और सरकार को दूर दराज के स्थानों तक कचरा पहुंचाने में जो परिवहन खर्च लगता है लागत आएगी। हालांकि नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिशा निर्देश के साथ साथ राज्य के प्रति पर्यावरणीय दायित्व का पालन करने के लिए बेंगलोर की न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है और प्रस्तावित सुविधाओं की क्षमता और मौजूदा सुविधाएं जो शहर के भीतर का टिकाऊ उपयोग है, सस्टेनेबल उपयोग है, उन रणनीतियों पर निर्भर करता है जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पिछले अनुभव और सामुदायिक भागीदारी पर विचार करता है। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पिछले अनुभव और सामुदायिक भागीदारी पर विचार करता है। इन कारकों पर विचार न करने से अनिवार्य रूप से अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल जो है वो लैंड फिलिंग बन जाएगा। अगर हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट से ही भरा रहेगा। तो इसे हमें विचार करने की आवश्यकता है। इन कारकों पर ध्यान केंद्रित करके कर्नाटक अधिक टिकाऊ और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और भी अन्य राज्य इसे उपयोग में ला सकते हैं, खासकर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, तो शहर में असंसाधित अपशिष्ट निपटान की वर्तमान स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उपयोग को वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापना और संचालन से भी सुधारा जा सकता है, जो हम लोग पहले भी स्लाइड में देख चुके हैं, जिससे कि शहर वासियों और ग्रामीण निवासियों दोनों को लाभ होगा। ठीक है, तो यही बातें पूरी की पूरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कही गई थी। ठीक है, अगला आर्टिकल है ये पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या होता है? तो प्रशामक देखभाल जिसे कहते हैं, जो जीवन सीमित वैसी बीमारियां जो जीवन समाप्त कर देती है, जीवन सीमित करने वाली बीमारियों वाले लोगों के लिए वित्तीय संकट को कम करने का एक तरीका बताया गया है राइटर के द्वारा, पैलिएटिव केयर। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या होता है। तो लोगों की देखभाल करना स्वास्थ्य प्रणाली का नैतिक दायित्व है, खासकर जब वे जीवन भर और जीवन सीमित करने वाली बीमारियों से पीड़ित हो। जैसे उन्नत रोग वाले रोगियों में इसे भी उपशामक या प्रशामक भी कहा जा सकता है। देखभाल की शीघ्र शुरुआत से स्वास्थ्य व्यय में 25% तक की कमी होती है, जिससे गंभीर बीमारियां होती है, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, अगर उनका पैलिएटिव केयर या प्रशामक देखभाल होता है तो उनका जो स्वास्थ्य व्यय है वो लगभग 25% तक कम हो जाता है। तो इसी को आगे पढ़ते हैं कि प्रशामक देखभाल क्या होता है। तो प्रशामक देखभाल चिकित्सा की वह शाखा है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और हृदय की विफलता, गुर्दा की विफलता, कुछ तंत्रिका संबंधित बीमारियां, कैंसर आदि जैसी जीवन सीमित कर देने वाली बीमारियों वाले लोगों की पीड़ा को कम करने में ध्यान केंद्रित करता है। इसी को कहते हैं प्रशामक देखभाल या पैलिएटिव केयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आजकल न्यूज में आ रहा है, इस साल न्यूज में आया है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, जून में भी आया, जुलाई में भी आया। तो अक्सर इसे जीवन के अंत की देखभाल के रूप में गलत समझा जाता है। यह केवल बीमारी पर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या होता है और हॉस्पिटल केयर क्या होता है। तो ये दोनों चीजें एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस कर दिया हूँ, जिसे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे कहा जाता है कि जो पैलिएटिव केयर है उसका क्या उद्देश्य है। तो जीवन की गुणवत्ता और परिवार पर वित्तीय बोझ की कीमत पर अति चिकित्सा के जोखिम वाले रोगियों की पहचान करना, जो हाई रिस्क में रोगी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, गोल ऑफ पैलिएटिव केयर। ठीक है, तो रिलीफ पेन एंड अदर सिम्टम, जिससे प्रिवेंट सफरिंग, उसके एड्रेस इमोशन एंड स्पिरिचुअल कंसर्न। ठीक है, ऑनरिंग पेशेंट प्रेफरेंस, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग केयर, उसके बाद इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग, बीमारी के समय उसका जीवन का गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ये सारी चीजों के गोल हैं पैलिएटिव केयर का। ठीक है, तो जीवन सीमित करने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों को संबोधित करना। इसमें रोगी की मृत्यु के मामले में देखभाल
करने वालों के लिए शोक सहायता भी शामिल है। तो आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि भारत में कितने लोगों को जो पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता है। तो भारत में जीवन शैली से संबंधित गैर संचारी मतलब कि जो दूसरे में नॉन ट्रांसमिटेबल जो डिजीज होते हैं उसी के बारे में बात करा जा रहा है। गैर संचारी रोग के बोझ में भारी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैलिएटिव केयर की आवश्यकता है। भारत में हर साल लगभग 14 लाख लोगों में कैंसर का पता चला है, जबकि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद श्वसन संबंधित बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो अनुमानित 7 से 10 मिलियन लोगों को रोग प्रक्षेपक वक्र में देर सवेर यहाँ पे प्रिमेटिव केयर की आवश्यकता है। ठीक है, पैलिएटिव केयर की आवश्यकता है। तो भारत में पैलिएटिव जो प्रशामक देखभाल की स्थिति क्या है, तो जो प्रशामक या उपशामक दोनों कहा जाता है, तो उपशामक देखभाल सेवाओं की विषम उपलब्धता है यहाँ पे, और नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में तृतीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। यहाँ पे खासकर तृतीय स्वास्थ्य मतलब कि टर्सरी हेल्थ फैसिलिटीज में ही मुख्यतः यहाँ पे पैलिएटिव केयर उपलब्ध है। देश में केवल 1 से 2% को ही इसकी आवश्यकता है। भारत में हर साल 55 मिलियन लोग स्वास्थ्य संबंधी खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। अति चिकित्साकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनका जो पारिवारिक आय होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी को ठीक करने में चला जाता है, और जिसके कारण उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। आगे कहा जाता है कि इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए जिससे कि पैलिएटिव केयर से संबंधित लोग जागरूक हो। ठीक है, तो एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बाद प्रशामक देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी घोषणा 2012 में की गई। हालांकि एक समर्पित बजट की कमी ने कार्यक्रम की शुरुआत से ही इसके कार्यान्वयन को रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ आगे कहा जाता है बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से, जैसे कि बढ़ती उम्र की आबादी को सुलभ बनाना, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक व्यापक और समर्पित देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 2010 में लॉन्च की गई। तो यहाँ पे कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। ठीक है, जिससे कि पैलिएटिव केयर को सुनियोजित किया जा सके। तो कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं जैसे कि पैलियम इंडिया, करुणाश्रय, उसके बाद ये कुछ पॉइंट है याद रखिएगा, काइन सपोर्ट। ठीक है, और जैसे गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं भारत में उपशामक देखभाल में अंतर को भरने की कोशिश करें। बहुत से एनजीओ भी पैलिएटिव केयर को प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि जो एनजीओ की है वहाँ पे कुछ सीमाएं हैं, वे कितना खर्च कर सकते हैं, और यह किसी भी तरह से तुलना नहीं किया जा सकता है कि सरकार कितना खर्च कर सकती है। ठीक है, एनजीओ एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सरकार अगर इस पर बेहतर कदम उठाएगा तो और ज्यादा पैलिएटिव केयर के संबंधित जागरूकता होगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो नॉन ट्रांसमिसेबल डिजीज हैं, गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एनपी या एनसीडी, तो इस पे भी हम लोग पैलिएटिव केयर का उपयोग कर सकते हैं। देश में गैर संचारी रोग के बढ़ते बोझ का मुकाबला करने के लिए 2010 में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक से तृतीयक संस्थानों तक प्रोत्साहन, निवारण और उपचारात्मक देखभाल के प्रावधान की परिकल्पना की गई। तो ये सारी चीजों में भी उपयोग के लिए पैलिएटिव केयर का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रशामक देखभाल को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एनपी एनसीडी के परिचालन दिशा निर्देश को संशोधित भी किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैलिएटिव केयर का उपयोग कर सके, खासकर जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। आगे कहा जाता है कि दिशा निर्देश में कौन कौन सी कमियां हैं। तो पैलिएटिव केयर जो है उसका उल्लेख केवल कैंसर के लिए पर्याप्त में करें। हालांकि गैर कैंसर बीमारियों के लिए भी पैलिएटिव केयर जो है उसकी आवश्यकता अधिक है। कैंसर उन 20 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है जिसके लिए पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता होती है। घर आधारित पैलिएटिव देखभाल उपशामक देखभाल सेवाओं का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि घर आधारित कोई भी पैलिएटिव केयर के लिए संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकांश मरीज जिन्हें पैलिएटिव केयर या उपशामक देखभाल की आवश्यकता होती है वे दुर्बल करने वाली बीमारियों से पीड़ित होते हैं। घर आधारित देखभाल स्वास्थ्य देखभाल वितरण का आदर्श तरीका है। हालांकि संशोधित दिशा निर्देश में प्रशामक देखभाल सेवा वितरण केवल जिला
अस्पताल से शुरू होता है। ये बात याद रखिए, केवल जिला अस्पताल से ही शुरू होता है। तो बाल चिकित्सक उपशामक देखभाल का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी देखिए, ना घर में उल्लेख है ना बाल चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद दिशा निर्देश ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों पर ध्यान केंद्रित का अवसर भी छोड़ दिया है। वहीं आगे कहा जाता है कि अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए 11 कार्यक्रम को जोड़ना, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ाव के तंत्र जो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किए गए। मतलब कि जोड़ने की बात की गई है 11 कार्यक्रम को, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है अभी तक बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। तो ये सारी कमियां हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्री है, वहां पे किस तरह का उपाय अपनाया जा रहा है, खास के पैलिएटिव केयर के लिए। तो कई बीमारियों और सेवाओं को शामिल करके जो उपशामक देखभाल के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। फिर प्रशामक देखभाल को सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। उपचारात्मक उपचार के साथ साथ प्रशामक देखभाल भी शामिल करने की आवश्यकता है। फिर प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के प्रभाव मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसमें कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष कहा जाता है कि भारत के लिए जो नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज है, गैर संचारी रोग की चल रही महामारी को समझने और अपनी उपशामक देखभाल सेवाओं को मजबूत करने का समय आ गया है। और हमें हमारे भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतरी लाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमें जो प्रशामक देखभाल या पैलिएटिव केयर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिससे गंभीर रोगों के साथ साथ जो भी घर में उपचार करा रहे हैं या बच्चों से संबंधित गंभीर बीमारी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी पैलिएटिव केयर से संबंधित उपचार सुनिश्चित किए जा सके, ठीक है। तो यही सारी बातें थी पैलिएटिव केयर से संबंधित, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज में रह रहा है, इसलिए मैंने आज इसके डिस्कस कर दिया। तो आज थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।